देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ भी मामले दुगने रफ्तार में बढ़ने लगे हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? अचानक क्यों डेंगू के मामलों में इतना इजाफा हुआ है? हमारे साथ इस वक्त खास तौर पर खास मेहमान हैं जीटीबी और राजीव गांधी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार, मेरा सभी लोगों को नमस्कार। सर, अचानक क्या हुआ कि डेंगू के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं? देखिए, डेंगू का यदि हम पुराना साइकिल देखते हैं तो हर 4-5 साल में एक बार डेंगू थोड़ा सा ज्यादा करके आता है। वैसे यूजुअली हर साल हमें एंडेमिक केसेस डेंगू के मिलते रहते हैं। इस बार थोड़ा सा डेंगू ज्यादा केसेस ज्यादा आए हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि जिस टाइम पे डेंगू का पीक आता है यूजुअली सितंबर अक्टूबर में, इन्हीं दिनों में बारिश भी 2 वीक से पिछले 2 वीक में बार बार होती रही है। तो बारिश के दौरान पानी इकट्ठा होने की वजह से मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ज्यादा होता है और मॉस्किटोज का नंबर बढ़ जाता है। और फिर ये भी होता है कि जैसे मॉस्किटोज का एक इन्फेक्टेड मॉस्किटोज यदि हो जाता है किसी वजह से, वो काफी लोगों को वो फैला सकता है। तो यदि नंबर ऑफ केसेस एक बार बढ़ना शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल यदि हमारी कम्युनिटी में ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज भी बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से ज्यादा बारिश, ज्यादा मच्छर का पैदा होना और एक बार यदि थोड़ा सा पीक आ गया डेंगू का तो फिर बढ़ने की संभावना रहती है। हाँ सर, देखा गया है कि पहले प्लेटलेट जो है धीरे धीरे करके कम होती थी डेंगू में, खास डेंगू की बात करें। इस बार देखा गया है अचानक प्लेटलेट्स कम हो जाना, शरीर में कमजोरी आ जाना। क्या कोरोना से इसका कोई रिलेशन है? नहीं, देखिए, डेंगू के जो आम तो डेंगू जैसा कि सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है कि ये एक वायरल इलनेस है। इस वायरल इलनेस में और दूसरी वायरल इलनेस में डिमार्केशन थोड़ा सा है कि ये वायरल फीवर डे 1 पे बहुत तेज आता है। इसमें ज्यादा हेडेक ज्यादा स्ट्रांग होता है, बॉडी एक्स ज्यादा होते हैं, वीकनेस होता है, बैक एक होता है। और इसके साथ तीसरे या चौथे दिन पे हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि हम 4th डे के बियॉन्ड जाते हैं तो लगभग बुखार 4 दिन के करीब बुखार उतरना शुरू हो जाता है, 5वें दिन तक बुखार उतर भी जाता है। प्लेटलेट अगले 3 से 4 दिन बुखार के उतरने के बाद कम होते रहते हैं और 7-8 दिन के बाद में दोबारा से प्लेटलेट रिकवरी की तरफ चल पड़ते हैं। यदि हम इस बार के डेंगू की बात करें तो मैं ये बड़ा क्लियर बोलने वाला हूं कि इस बार वाला डेंगू कंपैरेटिवली माइल्डर है, मॉडरेट है, सीवियर केसेस बहुत कम है, मोर्टेलिटी नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेटलेट बहुत कम है। यदि हॉस्पिटल्स की आप बात करें, मेरे अपने हॉस्पिटल में जो कि रफली 1500 बेड का हॉस्पिटल है, इसके अंदर एज ऑन टुडे हमारे पास लगभग पिछले 2 वीक से 25 से 30 पेशेंट्स हमारे पास एडमिटेड है और अपनी पर डे 4-5 केसेस हर रोज एडमिट होते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट या मोर्टेलिटी की बात करो तो नील के बराबर है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्लेटलेट बहुत कम है, बहुत ही कम केसेस में होता है। हाँ, ये भी सच है कुछ केसेस में, बड़े लिमिटेड में, जैसे कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है 2017 में जब डेंगू का काफी पीक आया था। उस टाइम की यदि बात करें तो जिन लोगों में ज्यादा सीवियर डेंगू होता है, स्पेशली जिनको पहले भी डेंगू एक बार हो चुका है, जिनमें ऑलरेडी एक बार डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है पुराना, तो उन केसेस में सीवियरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिलती है और प्लेटलेट यदि ज्यादा कम हो जाते हैं, जब वो 20,000 से नीचे आते हैं तो उनके शरीर में लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, रैशेज हम जिसको बोलते हैं। आंख भी लाल रंग की हो जाती है, आंखों में कंजक्टिवा में खून आ जाता है और कई बार बॉडी से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो कि नाक से नक्सीरी टाइप में आ जाता है या खांसी से खून निकलना शुरू हो जाता है, उल्टी में कई बार आ जाता है, टट्टी में भी खून देखने को मिलता है, काले रंग की टट्टी आनी शुरू हो जाती है और पेशाब के रास्ते से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये सीवियर डेंगू के लक्षण है। इसके साथ ही एक डेंगू शॉक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जो कि चौथे से 5वें दिन हमें देखने को मिलता है। उसके अंदर एक्सट्रीम वीकनेस होती है और आदमी खड़ा होता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं कर पाता, तो वो शॉक में चला जाता है। उसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो डेंगू को यदि आप डिवाइड करना चाहे तो एक सिंपल माइल्ड टू मॉडरेट वायरल फीवर का कैटेगरी है, दूसरा बोले तो डेंगू हेमरेजिक फीवर है जिसमें के ब्लीडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और प्लेटलेट 20,000 से कम आने की संभावना होती है,
और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम है जो कि सीवियर कंडीशन होती है जिसमें हमें मोर्टेलिटी देखने को ज्यादा मिलती है। जहां तक डेंगू को और कोविड को यदि आप बोलना चाहें, देखिए हमारी इम्यूनिटी वायरस के साथ में कम तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यह भी सच है कि जिस वायरस का एक बार प्रकोप हो जाता है उसके प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी उससे लड़ने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। कोविड और डेंगू के दोनों मिलाकर यदि हम ये बोलें कि दोनों इकट्ठे इन्फेक्शन है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कोविड के केसेस बिल्कुल डिफरेंट है और कोविड बिल्कुल ना के बराबर इस टाइम हमारे पास आ रहा है। मेरे पास 400 बेड उस कोविड के लिए हमने रखे हुए थे, उसमें से पिछले कई वीक से हार्डली 0 से लेके 5 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं और आज की डेट में तो शायद मेरे पास कल से कोई भी पेशेंट नहीं है। तो कोविड आपका जा रहा है, कोविड आपका जा रहा है, अल्दो कोविड भी वायरल इंफेक्शन है और डेंगू भी वायरल इंफेक्शन है। डेंगू का यदि हम डिमार्केशन की बात आज की डेट में करें तो हमें मलेरिया के केसेस बहुत मिल रहे हैं देखने को, क्योंकि मलेरिया का और डेंगू का दोनों का कॉम्बिनेशन मॉस्किटोज के साथ उसी तरह से है ना। फीमेल मॉस्किटोज जो बाइट करती है अपने अंडे देने के पॉइंट से, उसको ब्लड चाहिए, तो उन दोनों इलनेस के केसेस हमारे कंबाइंड कई बार आ जाते हैं। मलेरिया वाला फीवर में और डेंगू वाले में ये फर्क है कि मलेरिया का फीवर एकदम तेज आता है, आधे घंटे तक ठंड लगती है, लगभग आधे से 1 घंटा ठंड लगती है और 2 घंटे तक उतर भी जाता है पसीने के साथ, कंपकपी भी होती है और फिर पूरा दिन शायद वो बुखार नहीं आता, कई बार एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है। डेंगू वाला फीवर जो है लगातार डे 1 पे ही बहुत तेज रहेगा, सारा दिन रहेगा, आपको बार बार बुखार उतारने के लिए टैबलेट लेना पड़ेगा। तो दोनों में ये डिमार्केटिंग पॉइंट, एक मेजर डिमार्केटिंग पॉइंट है। सुभाष जी, क्योंकि आपके पास बड़े अस्पतालों की जिम्मेदारी है, दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों को आप संभालते हैं, जीटीबी और राजीव गांधी को। आपने बुखार का जिक्र किया, एक कॉमन सी चीज है कि डेंगू हो, मलेरिया हो या कोई और बीमारी हो, कोई और जैसे वैक्सीनेशन हो, बीमारियां बुखार सब में आता है, तो हम कैसे पहचाने कि हर बुखार क्या डेंगू का बुखार है, हर बुखार क्या मलेरिया है या कोविड है? थोड़ा सा ऐसे आसान शब्दों में समझाएं ताकि जनता, क्योंकि आप बड़े अस्पताल के को हैंडल करते हैं, तो आसानी से समझ सके कि हर बुखार डेंगू या मलेरिया नहीं होता। देखिए, हम बुखार को यदि आप डिमार्केट करना चाहें तो हम एक तो वायरल फीवर्स में डिमार्केट करते हैं। वायरल की अलग अलग कैटेगरी है। नॉर्मल वायरल फीवर जो जुकाम के साथ आता है और तीसरे चौथे दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है, रूटीन आपने देखा है कि गला खराब हुआ, नाक बहना शुरू हो गया और वो तीसरे से चौथे दिन चला जाता है। वो 2 से 3 दिन बुखार रहता है और आदमी फिट हो जाता है, अपने साथ अपने काम पे तीसरे चौथे दिन अपने काम पे चला जाता है। इस बुखार के लिए हमें बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। आमतौर पे जो ऑन दी काउंटर हमारे यहाँ पैरास्टामोल का टैबलेट जो मिलता है, वो एक अडल्ट आदमी जो 50 केजी का है या उससे ज्यादा है तो 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट ले, और एक टैबलेट वो लगभग 6 से 8 घंटे तक उसका बुखार उतार देती है। जरूरत पड़े तो दूसरी टैबलेट दिन में ले ले, तो इस तरह से करके 3 दिन में वो ठीक हो जाता है। जब हम दूसरे वायरल फीवर की बात करते हैं, जिसमें कोविड भी एक वायरल फीवर है, डेंगू भी वायरल फीवर है, कोविड का बुखार और डेंगू में डिमार्केशन करने का सबसे बड़ा, वैसे तो दोनों वायरल फीवर है उसी तरह से आते हैं। कोविड के अंदर हमें ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं। रेस्पिरेटरी का मतलब हो गया उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, खांसी होना शुरू हो जाएगा और कई बार बड़ा निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो कोविड के मेजर से सिम्टम्स ये हैं कि उसको जुकाम है, गला खराब है, सर दर्द है, दस्त लग जाएगा, है ना, और खांसी होगी, यानी कि गले में पहले इन्फेक्शन है और फिर गले से नीचे चला जाएगा तो निमोनिया उसको हो जाएगा, जिसको हम कोविड निमोनिया बोलते हैं। और जो कोविड में भी जो जब तक इस एक्सपीरियंस में हमने सीखा है, जिन लोगों को निमोनिया होता है उन्हीं लोगों में हमें सीवियर निमोनिया की वजह से मोर्टेलिटी मिलती है। और ये वो लोग हैं जिसमें कोई ना कोई बेसिक कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, कैंसर्स है, या कोई स्टेरॉइड ले रहा है, या उसकी किसी वजह से इम्यूनिटी कम है। तो ये कोविड की डिमार्केशन है। जब डेंगू की बात करें, डेंगू सिंपल सीवियर वायरल फीवर है जिसमें कि सडनली बहुत तेज बुखार आता है और मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा चौथे या 5वें दिन वो बुखार चला जाता है। तो माइल्डर फीवर यदि वायरल फीवर है उसको डेंगू से, और माइल्डर डेंगू को हम डिमार्केट नहीं कर सकते, दोनों के सिम्टम्स लगभग एक ही जैसे होते हैं।
मलेरिया में बुखार रुक रुक के आता है। मलेरिया का यूजली 2 से 3 घंटे का एक साइकिल होता है कि पहले आधे से 1 घंटे उसको ठंड लगती है, जिस टाइम के बुखार उसको चढ़ना शुरू होता है, कंपकपी भी होती है उसको, और बुखार फिर 1 घंटे के करीब में बुखार काफी तेज हो जाता है और 2 घंटे के बाद में बुखार उतरना शुरू हो जाता है, पसीना आता है, फिर सारा दिन आदमी बिल्कुल नॉर्मल लगता है, उसको कोई वीकनेस नहीं लगती, उसको ऐसे भी नहीं महसूस होता कि उसको बुखार हुआ है। तो ये मलेरिया है। मलेरिया का फीवर दिन में या तो मैक्सिमम 1 बार आएगा या 1 दिन छोड़ के, या कई बार चौथे दिन आता है। मलेरिया का ये सिंपल पैटर्न है। एक फीवर और जो हमें देखने को यहाँ मिलता है हमारी सोसाइटी में, जो सिंपल वायरल मैंने बोला, डेंगू मैंने बोल दिया, मलेरिया मैंने बोल दिया और कोविड का बोल दिया, 4 फीवर मैंने डिमार्केट कर दिए। एक टाइफाइड, जो कि बारिश वाले दिनों में, यानी कि आजकल जैसे यदि मैं अपने रेनी सीजन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो यूजुअली जुलाई के दौरान हमें ज्यादा केसेस मिलते हैं। इस टाइम पे टाइफाइड का भी रहता है। जो लोग थोड़ा सा पानी और खाना जिनका खराब है या रोड साइड पे जो लोग खा लेते हैं, उनके अंदर टाइफाइड फीवर का भी होने की संभावना होती है। वो जो कि हमें हमारे खान पान से हमारे शरीर में जाता है, बैक्टीरियल फीवर है, और वो फीवर हमारी गट की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से लगता है। उसके अंदर बुखार हम स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं, यानी कि जैसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं उस तरह से, यानी कि पहले दिन बुखार कम होगा, सेकंड डे दूसरे स्टेप पे थोड़ा सा और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, चौथे दिन और ज्यादा। तो 4-5 दिन में आदमी पहले 2 दिन तक महसूस नहीं कर पाता कि उसको हरकत बोलेगा, वो मेरे को हरारत है, बुखार शायद नहीं बोलेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद में उसको लगेगा मेरा बुखार बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ता चला जाएगा जब तक कि हम उसका इलाज नहीं करेंगे। यदि इन सब बुखार की बात करें, सब बुखार में फिर स्पेसिफिक टेस्ट हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में। एक क्लिनिकल पॉसिबिलिटी रखते हैं, जब क्लिनिकल पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि ये टाइफाइड की है तो उसके लिए टाइफाइड के फीवर के टेस्ट करते हैं। जहां डेंगू की पॉसिबिलिटी लगती है डेंगू के टेस्ट करते हैं। लैब के टेस्ट बड़े स्टीक है और बहुत ही क्लियर कट है कि वो डायग्नोसिस आपका पक्का आपके सामने आ जाता है। सर, जो डेंगू है उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे डेंगू हो गया अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गया? और शुरुआत में जो लक्षण होते हैं वो किस तरह के होते हैं? क्या कॉमन है उसमें? देखिए, डेंगू की यदि हम बात करते हैं, जब हम डेंगू माइल्ड वायरल फीवर वाली बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर के पास जाने की कोई बात नहीं है। उसको सिंपल वायरल फीवर से हम बिल्कुल डिमार्केट नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते। लेकिन यदि डेंगू में बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो 3-4 दिन के बियॉन्ड बुखार जा रहा है, या उसके शरीर पे लाल चकत्ते आने शुरू हो जाए, या उसको चक्कर आने शुरू हो जाए, बेहोशी हो जाए, उसको उल्टियां ज्यादा पड़ रही हैं और वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है, वो एक सिचुएशन है जब हम उसको यही सोचेंगे कि शायद ये डेंगू फीवर होगा, और डेंगू के लिए उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस टाइम उसको तीसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। एक चीज और सर, डेंगू को लेकर या कोई भी बीमारी को लेकर एक सोशल, आप देखेंगे कि अफवाहें जो होती हैं उनका बाजार काफी गर्म रहता है कि ये दवाई खाइए इससे छुटकारा, ये दवाई खाइए डेंगू से छुटकारा, तमाम तरह की ये चीजें होती हैं। कितनी सच्चाई है? और क्योंकि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो करते हैं, तो लोगों में इस तरह की एक गलत विचारधारा हो जाती है, क्या ये करने से ये होगा या वो करने से ये होगा। तो इस तरह की जो विज्ञापनों की बात करी जाए तो आप लोगों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? कितने ये विज्ञापन सही हैं या इन पर गौर करें या ना करें? देखिए, मैं एलोपैथिक मेडिसिन का स्टूडेंट हूं और हम इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च के बेस पे अपनी ट्रीटमेंट पद्धति को फॉलो करते हैं। जिस पद्धति से मैं बिलोंग करता हूं वो ऑल ओवर वर्ल्ड मानी जाती है और एक साइंटिफिक बेसिस पे वो होती है। बिना इन्वेस्टिगेशन, या बिना इन्वेस्टिगेशन का मतलब मेरा यहाँ रिसर्च से है कि यदि उसमें रिसर्च चीज नहीं सपोर्ट करती तो हम वो चीज नहीं करते। जहां तक विज्ञापन की बात करें, जैसे कोई आदमी बोलता है कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट पूरी हो जाएंगी, पपीता खाने से प्लेटलेट पूरी हो जाएंगी। मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मैंने नहीं पढ़ा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आम पब्लिक को कि ये सिर्फ धारणाएं हैं। वायरल फीवर का अपना टाइम पीरियड होता है जो कि 3 से 5 दिन में रफली अपने आप उतर जाता है।
वायरल फीवर के लिए उस तरह से देखा जाए कोई मेडिसिन नहीं है। आमतौर पे जो भी मेडिसिन आती है बहुत इनइफेक्टिव टाइप की आती है। एज ऑन टुडे डेंगू का भी आपके पास, यदि वायरल के मारने वाली बात करो या वायरल ट्रीटमेंट की बात करो, तो उस तरह से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं। यदि उसमें पानी की कमी लगती है हम फ्लूइड देते हैं, यदि उसको बुखार चढ़ता है तो बुखार उतारने वाली मेडिसिन देते हैं, यदि उसके प्लेटलेट कम आ जाते हैं तो हम उसको प्लेटलेट या प्लाज्मा लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वायरस के लिए एज ऑन टुडे बहुत स्टीक हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है। और ये जो अफवाहें या जो एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं, कुछ भी डाल के पेपर में लोगों को विफूल करते हैं, वो बड़ा अपना बिजनेस चलाने के लिए करते हैं। और काफी लोग इसमें लोगों को बेवकूफ बना के काफी पैसा भी इनसे आंट लेते हैं। तो मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी वायरल डिजीज आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है। जब ज्यादा सीवियर वायरल लगता है तो डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं। डेंगू का क्लियर कट एसओपीज है, क्लियर कट गाइडलाइंस है कि हमें उसको कैसे ट्रीट करना है। तो उसी तरह से अपने डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाएं। जब तक आदमी में डेंगू में किसी भी व्यक्ति को 30,000 से कम प्लेटलेट नहीं है, उसको एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है। सिवा जब एक कंडीशन ये जरूर रहता है कि कई बार प्लेटलेट थोड़े ज्यादा है लेकिन आदमी बहुत वीक हो गया, चक्कर आ रहा है, तो वो कंडीशन है जबकि उसका ब्लड प्रेशर शायद कम हो रहा होगा, उस टाइम उसको जरूर, या बेहोशी आ रही है, उस टाइम उसको जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अदरवाइज 30,000 तक बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती। हम आमतौर पे जब प्लेटलेट 20,000 से कम आ जाते हैं तब उसको प्लेटलेट लगाते हैं। मैं दोबारा से यहाँ एक बात बोलना चाहूंगा कि यूजुअली 10,000 से कम जब प्लेटलेट आता है तो तब लोगों को कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू होती है। तो बिल्कुल घबराइए मत। हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम डेंगू के लिए एज ऑन टुडे, क्योंकि बारिशें बढ़ गई थी, हम पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है। हम लोगों ने इसके लिए आइसोलेटेड वार्ड्स बनाए हुए हैं और सारी फैसिलिटीज वहां पर दी हुई है। तो मेरा आम पब्लिक से यही अनुरोध है कि आप अपने आप को बचाइए, अपनी सराउंडिंग में कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। डेंगू यूजुअली डोमेस्टिक मसल है, डोमेस्टिक मच्छर से पैदा होता है, जो कि हमारे घर के सराउंडिंग में कहीं ना कहीं पानी की कलेक्शन होती है, या हमारे गमले में या कहीं भी कूलर में। तो आप उसको साफ रखिए, हर दूसरे तीसरे दिन आप सफाई रखिए। यदि कहीं ज्यादा दिन पानी इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर तेल डालिए और एमसीडी वालों को उसके बारे में सूचना दीजिए। सर, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों में एकदम मामलों में ये कहें उछाल आया है कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू सर कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि डेंगू की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसी स्थिति कब आती है और कितना खतरनाक है डेंगू? डेंगू को मैंने 3 कैटेगरीज में सीवियरिटी वाइज डिवाइड किया था। एक माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी है जिसमें यूजुअली फीवर होगा और हेडेक, बैकएक, वीकनेस, है ना, बॉडी एक्स, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। कई बार दस्त लग जाता है हल्का सा, कई बार लाल रंग के चत्ते भी आ जाते हैं। इसमें यूजुअली प्लेटलेट 30,000 से नीचे नहीं होता और हल्का सा प्लेटलेट कम हो जाता है या नॉर्मल होता है। ये कंडीशन है जहां के किसी को भी कुछ भी घबराने की बात नहीं होती। दूसरी दो कंडीशन है जब हेमरेजिक फीवर थोड़ा सा सीवियर कैटेगरी का होता है, यानी कि प्लेटलेट 30,000 से नीचे आना शुरू हो जाता है और शरीर में ज्यादा लाल चकत्ते पड़ रहे हैं या उसको खून आना शुरू हो जाता है, चाहे नाक से खून आ रहा है, खांसी से आ रहा है, या उल्टी में खून की उल्टी आ रही है, या लेटरिन काले रंग की आ रही है, या लेटरिन में प्रॉपर खून आ रहा है, बवासीर से खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, या कहीं जॉइंट में या बेहोशी वाला ऐसा कुछ भी लगे, तो ये कंडीशन है जहां के हमें बिल्कुल तत्पर, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और एकदम से सरकारी अस्पताल या किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और अपने टेस्ट करवा के उसका इलाज प्रॉपर करना चाहिए। डेंगू हेमरेजिक फीवर का बिल्कुल ट्रीटमेंट है। यदि प्लेटलेट कम हो जाएंगी तो उसको प्लेटलेट लगा देते हैं और वो ठीक हो जाता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सीवियर यदि हेमरेज कहीं बॉडी में हो जाता है तो कई बार, बहुत रेयरली, कभी हमें एक आधा पेशेंट को लूज करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही रेयर होता है। लेकिन डेंगू शॉक सिंड्रोम की यदि हम बात करें, एक कैटेगरी जो सीवियरेस्ट कैटेगरी है जिसके अंदर प्लेटलेट भी कम होगा, उसका बॉडी का अपना वो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता, जिसको हम शॉक बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर उसका फॉल कर जाता है और ये कंडीशन उसको पता लगती है, उसके शरीर पे लाल चकते हैं, उसको चक्कर आने शुरू हो गए या उसको बेहोशी टाइप लग रहा है, उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये वो कंडीशन है। इस टाइम उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। हम उसको ग्लूकोज वगैरह फ्लूइड्स देते हैं और जैसे भी प्लेटलेट की कंडीशन उससे प्लेटलेट लगाते हैं, प्लाज्मा लगाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं।
डेंगू शॉक सिंड्रोम की यदि मैं बात करूं, यहाँ इसमें मोर्टेलिटी कई बार देखने को मिलती है। यदि हम इस सीजन की दोबारा से बात करें, अपने हॉस्पिटल की हम बात करें, मेरा काफी बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में अभी तक हमें कंफर्म डेंगू की कोई डेथ नहीं है। सर, जाते जाते आपसे आखिर में एक दो सवाल। डेंगू में का क्या कुछ खान पीन से सीधा संबंध है? क्या डेंगू होने पर क्या कुछ खाए पिए? एक तो ये बताइए। दूसरा, क्या डेंगू का पीक आना भी बाकी है, लगता है आपको? देखिए, खाने पीने की यदि हम बात करते हैं, डेंगू फीवर में हम यूजुअली रूटीन खान पीन ही अलाउ करते हैं, सिवाय के तला हुआ, ज्यादा तेल वाला, भुना हुआ, तड़के वाला, इन चीजों को हम मना करते हैं, नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ में गैस्ट्राइटिस होती है। जिसको डेंगू है उसको, क्योंकि प्लेटलेट कम होते हैं तो उनको ब्लीडिंग, स्टमक से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए सादा खाना खाना चाहिए। इसके साथ में डेंगू के अंदर क्योंकि तेज बुखार होता है तो बॉडी का पानी बड़ा जल्दी खत्म होता है, तो इसलिए ज्यादा पानी और लिक्विड्स पीना चाहिए। लिक्विड्स में नींबू का पानी है, नारियल है, लस्सी है, इस तरह के पेय ज्यादा लेने चाहिए। और यदि किसी को कई बार उल्टियां बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि कई बार लीवर पे भी डेंगू का इफेक्ट आ जाता है, जिसको हम डेंगू हेपेटाइटिस बोलते हैं, उस कंडीशन में हम कुछ उसके खान पान में थोड़ा सा और बदलाव करते हैं। उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बोलते हैं, फ्रूट्स ज्यादा बोलते हैं, लिक्विड ज्यादा लेने को बोलते हैं, फैट और प्रोटीन थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये तो डाइट हो गया। तरुण जी, देखिए, डेंगू जो हमारा पीक यूजुअली वो अक्टूबर तक आ जाता है। इस बार बारिश थोड़ा सा लेट, एक बार अभी जो लास्ट 2 वीक में लगभग बारिश होती ही रही, उसकी वजह से एक बार थोड़ा सा डेंगू के नंबर में उछाल आ गया। लेकिन एक अच्छी बात जो यहाँ पर है कि टेम्परेचर काफी डाउन है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग काफी हुई है, लेकिन अगले 7 से 10 दिन के अंदर में मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब इसमें पीक वाली कोई बात आने वाली नहीं है। हल्का सा नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई जैसे डरने वाली बात है बिल्कुल नहीं है। और ये हमें एंड ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक डेंगू बिल्कुल लो लेवल पे चला जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, कितने तैयार हैं आप? अगर डेंगू के केसेस बढ़ते हैं, 2-2 अस्पतालों की आप पे जिम्मेदारी है और तमाम दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, कितने तैयार हैं हम? देखिए, हम डेंगू से बड़े बड़े 2-3 जो पीछे एपिडेमिक्स आए तब भी डेंगू को हमने डील किया है। और डेंगू में और दूसरी इलनेस जैसे कोविड के एपिडेमिक्स की बात करें तो बहुत फर्क है। डेंगू वाले पेशेंट को, रूटीन पेशेंट को बहुत ज्यादा केयर और बहुत ज्यादा सुपरविजन की उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती, आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। डेंगू को हॉस्पिटल में मैनेज करना बहुत आसान है। हम उसके लिए अभी जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने बेड आइसोलेट कर रखे हैं, पीडियाट्रिक्स के अलग से, और अडल्ट जो मेडिसिन के लिए उसमें अलग से एक वार्ड बनाया हुआ है, डेंगू वार्ड। लेकिन जरूरत पड़ती है तो हम दूसरे वार्ड भी खाली कर सकते हैं और उसमें पेशेंट को रख लेंगे। हमारे पास पूरी, जैसे दवाई की बात करो, आईवी फ्लूइड्स की बात करो, और या किसी और ड्रग्स की बात करो, मॉस्किटो नेट्स की बात करो, वो हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन फिर मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, मुझे नहीं लग रहा कि डेंगू का कोई ऐसा अभी एपिडेमिक आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये कीमती अपने सुझाव देने के लिए। अगर आप भी डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं तो आप भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, मेरा सभी लोगों को धन्यवाद।